हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज है 31 मई 2020 और 31 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। तो अभी हाल ही में एक राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर लंबी सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि 800 किलोमीटर लंबी रोड को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये किस तरीके से विकसित किया जाएगा? हर्बल सड़क के रूप में सड़क के दोनों ओर जो खाली जगह होती है, तो उसमें औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और उन औषधीय पौधों से हमें दवाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा। इसमें नीम, पीपल, अश्वगंधा, ब्राह्मी जैसे पौधों को लगाया जाएगा, जो कि औषधि निर्माण में कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। तो अभी किसने किया है? यूपी गवर्नमेंट ने किया है। यूपी के जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी ने। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी जाती है, तो उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में है। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय अगर पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो वो इलाहाबाद में स्थित है। और जो इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है, वो खंडपीठ कहाँ की है? लखनऊ की खंडपीठ है। क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, यहाँ अयोध्या, जहाँ अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और ये स्टार्ट हो चुका है, तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। किसके? सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसी से जुड़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि गोरखपुर के बारे में पूछा जाता है। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किसके? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। साथ तो हमारे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ही फुलहर झील है, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। और पीलीभीत में बाघ अभ्यारण्य भी हैं, जिसमें अमानगढ़ और पीलीभीत नाम से दो बाघ अभ्यारण्य हैं। साथ ही एक बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नाम है दुधवा बाघ अभ्यारण्य। और दुधवा नेशनल पार्क भी है। क्या है? नेशनल पार्क भी है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इतनी चीज़ें हम उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में बात करें तो बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रोच है। कौन सा है? सारस या क्रोच है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी, विधिक राजधानी। और उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वो संयुक्त प्रांत हुआ करता था, और इसकी पुरानी राजधानी जो थी वो आगरा हुआ करती थी। इस राजधानी को 1937 में चेंज किया गया और इलाहाबाद लेके आया गया, और 1950 में इस राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। लेकिन उसका जो उच्च न्यायालय था वो इलाहाबाद में ही रहा। राजकीय पक्षी की बात करते हैं, तो राजकीय पक्षी अगर उत्तर प्रदेश का है तो सारस या क्रोच है। और सारस के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि सारस अपने जीवन में एक ही बार जोड़ा बनाता है। तो अगर उस जोड़े में से कोई भी एक सारस
मर जाता है तो दूसरा सारस पूरी ज़िंदगी अकेला रहता है। साथ ही अगर राजकीय पशु की बात करें तो ये बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और पुष्प की बात करें, रात की पुष्प जो है पलाश का पुष्प है। और आपको बता दें कि पलाश का एक पुष्प जो होता है उसमें कोई सुगंध नहीं आती है, ठीक है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। इसमें दो मछली होती हैं, एक तीर भी होता है, ठीक है। धनुष और बाण दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैंक यानी एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ के ऋण को मंजूरी दी? तो अभी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र सरकार को 450 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 17.7 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। अगर इसको मिलियन में पूछता है तो 177 मिलियन, कितना? 177 मिलियन डॉलर, ठीक है। और अगर करोड़ में पूछता है तो कितना होगा? 17.7 करोड़ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 करोड़। कितना होता है? 10 करोड़ होता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एडीबी ने किया है, अच्छा, एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस, मनीला में। कहाँ है? फिलीपींस, मनीला में। साथ ही फिलीपींस, मनीला में एक चीज़ और, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मनीला में ही स्थित है, ठीक है। तो अब इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 को। और इसके वर्तमान में हेड जो है वो है मात्सुको असाकावा। कौन है? मात्सुको असाकावा। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में, एडीबी के बारे में। और ये एडीबी का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी, यानी यहाँ पर पंजीकरण होना चाहिए था, पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगा? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी घोषणा की कि वह अपने सभी नागरिकों की स्वास्थ्य का डेटा रखेगा और इसके लिए एक पंजीकरण रजिस्टर भी शुरू करेगा? तभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने बताया है कि वह अपने समस्त नागरिकों का एक डेटा कलेक्ट करेगा, नागरिकों के स्वास्थ्य का डेटा कलेक्ट करेगा और उसको एक रजिस्टर में अंकित करेगा, जिसको स्वास्थ्य रजिस्टर बोला जाएगा। तभी कर्नाटक ने किया है। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत का उद्यान। क्या कहा जाता है? भारत का उद्यान कहा। कर्नाटक के जो सीएम हैं वो कौन है? वाजुभाई वाला। कौन है? वाजुभाई वाला है। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? बीएस येदियुरप्पा। कौन है? बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य भी हमें मिलते हैं। तो बांदीपुर है, भद्रा है, नागरहोल है, धंदेली अंसी है और बिलीबिरी रंगनाथ मंदिर, ये यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य है। साथ ही कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एक शरावती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? शरावती नदी बहती है। और शरावती नदी पर एक परियोजना चलती है जिसका नाम है शरावती परियोजना। शरावती नदी जो है वो एक झरने का निर्माण करती है जिसका नाम है जोंग झरना।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना जोंग झरना है, जो कि शरावती नदी द्वारा निर्मित किया जाता है और ये केरल और कर्नाटक दोनों राज्यों में आता है। साथ ही इसमें एक तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना चलती है, भद्रा परियोजना चलती है जो कि भद्रा नदी पर है, ये भी कर्नाटक की ही है। घाट प्रवाह नदी पर घाट प्रवाह परियोजना चलती है। तो इस तरीके से ये सारी परियोजनाएं कर्नाटक में चलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी। तो अभी ईरान को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति की जाएगी, जिससे कि टिड्डियों को मारा जा सके। अभी कुछ समय पहले दिसंबर के महीने में लास्ट ईयर पाकिस्तान पर टिड्डियों का अटैक हुआ था और इसकी कारण वहाँ पर राष्ट्रीय आपात भी घोषित किया गया था। अभी ईरान में भी अटैक किया गया है, जो बताया गया कि दशकों का सबसे बड़ा टिड्डियों का अटैक है, वो ईरान में किया गया है। ईरान में हुआ है। कहाँ हुआ? ईरान में। और अभी भारत में भी टिड्डियों ने अटैक कर दिया है। तो ये वही टिड्डियाँ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अटैक किया था। वो पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए, राजस्थान गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी पहुंच चुकी हैं। साथ ही वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ओर भी उनका रुख है। तो इनको टिड्डियों को मारना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फसलों को खा जाती हैं। ठीक है। और ये एक झुंड में रहती हैं, जिसमें कई लाख टिड्डियाँ एक साथ मिलकर चलती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक पैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। तो नरेंद्र बात्रा, किसको? नरेंद्र बात्रा को भारतीय ओलंपिक संघ के चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। वर्तमान में ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। इसके भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं और अब इनको ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया? तो अभी रूस ने अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। ठीक है, तो रूस ने बनाया है। अब रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। कहाँ है? मॉस्को है। ठीक है, तो और रूस का जो करेंसी है वो रूबल है। अच्छा, ये रूस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं। तो रूस की जो संसद है उसको ड्यूमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। और इसका जो आरंभ था वो सन 2011 में किया गया था। अमेरिका का एक हंगर प्रोजेक्ट संस्था है और उस संस्था ने 2011 में इसकी शुरुआत की थी। इसका मनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग भूख के शिकार हो जाते हैं, भूखमरी के शिकार हो जाते हैं, उनके प्रति लोगों में जागरूकता और उनको संगठित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये 28 मई को मनाया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया? तो
ग्लोबल रेटिंग्स है S&P, इसने भारत की जो जीडीपी दर है वो वर्ष 2021 में 5% तक कम होने का अनुमान लगाया है। साथ ही बताया है कि यही भारत की जो जीडीपी दर है वो अगले वर्ष यानी कि 21 और 22 में 8.5% रहने की उम्मीद है। 2023 में इसमें 6.5% और 24 में 6.6% रहेगी। तो इतना कुछ इसने बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो सेबी ने अभी NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कितने का लगाया? 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हुआ था ये था कि लास्ट ईयर NHAI ने अपने जितने भी वित्तीय कार्यक्रम थे उनके बारे में सेबी को जानकारी नहीं दी थी, और इस जानकारी को देने के लिए और उसने 2 हफ्ते लेट कर दिया था, यानी देर कर दी थी। तो इसलिए अब सेबी ने इस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो किस पर लगाया है? NHAI पर लगाया है। तो NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका फाउंडेशन जो हुआ था 1988 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसके एग्जीक्यूटिव कौन है? इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं संजीव रंजन। कौन है? संजीव रंजन। इतना आपको ध्यान रखना है। किसने लगाया है? सेबी ने लगाया है। तो सेबी का दिखाते हैं आपको। सेबी का लोगो है, और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को ही थी। और इसके हेड जो हैं, चेयरमैन जो हैं, वो अजय त्यागी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो अभी रेलवे ने क्या किया है, आरक्षण यानी जो रिजर्वेशन होता है उसकी एडवांस बुकिंग की जो अवधि है वो पहले 30 दिन हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। यानी कि 4 महीने पहले से आप किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन करा लेंगे। आपको पता है इस समय कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में अभी तक जो ट्रेनें बंद थीं वो ट्रेनें अब चलने लगी हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति अब ट्रेन पर सफ़र करना चाहता है तो उसके लिए उसे सबसे पहले रिजर्वेशन कराना होगा। जनरल ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं की गई, उसे रिजर्वेशन कराना होगा, और रिजर्वेशन के बाद ही वो ट्रेन पर बैठ सकता है। तो इसके लिए अब कोई भी व्यक्ति 4 महीने पहले यानी 120 दिन पहले ही अपनी सीट को रिज़र्व करवा सकता है। तो ये किसने? रेलवे ने स्टार्ट किया है। अच्छा, रेलवे ने स्टार्ट किया तो रेल मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल है। और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, उसको आप ध्यान रखेंगे, वो है बी के यादव। कौन है? बी के यादव है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानकारी के साथ। आपको आज का हमारा इस सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके।